हेलो एंड वेलकम टू अंतर्दृष्टि एजुकेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा आयोग मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 प्रीलिम्स सेट ए के एग्जाम पेपर की। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में, और केवल सॉल्व नहीं, पूरा थॉरली जाएंगे पूरे पेपर में कि किस तरीके से पेपर बना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental rights? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 37वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, या फिर 38वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ है, या 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और 42वां संशोधन 1976 में। तो इसी क्वेश्चन से जो प्री में ये पहला क्वेश्चन आया सेट ए में, उसी क्वेश्चन से 2018 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्यों हटा दिया गया। तो देखिए पिछली साल मेंस में आया था और इस साल प्री में आ गया, तो पास्ट ईयर के पेपर करने से ये हमें जो प्रॉफिट होगा वो इस तरीके से हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस वक्त संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 5वां अधिकार है हमारा, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और 6वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसी के साथ एक 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया संविधान संशोधन करके। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शनों को कि कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 37वां संविधान संशोधन। तो 37वें संविधान संशोधन में जो हमने पढ़ रखा है, अगर आपको है ना संशोधन का सबसे जो सटीक, जैसे कि आप कोई भी लूसेंट पढ़ सकते हो या फिर आप एम लक्ष्मीकांत अगर पढ़ते हो, तो उसमें आपको सारे संशोधन दिए हुए हैं, लास्ट पर दे रखे हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से संशोधन किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप अगर मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो सारे जो भी इम्पोर्टेंट संशोधन है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी संविधान के जो महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद हैं और संशोधन है, अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 37वें संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए, जो अरुणाचल प्रदेश है उसके लिए केंद्र शासित राज्य था अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई 37वें संविधान संशोधन में। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया ये तो। पहला अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अब जो अगला संविधान संशोधन 38वां संविधान संशोधन, उसमें क्या हुआ था कि उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा, उसको गैर वाद योग्य घोषित किया गया था। और भी कुछ इसके महत्वपूर्ण जो हैं अध्यादेश हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणाओं की शक्ति, इनके बारे में कुछ संशोधन है। तो इस तरीके से ये संशोधन किए गए थे। अब इसके बाद आते हैं जो हमारे 2 महत्वपूर्ण संशोधन, एक तो 44वां संशोधन और एक 42वां संशोधन। जो 42वां संशोधन है, 42वां संवैधानिक संशोधन है, उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान 42वें संशोधन
संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 1976 में हुआ था। 1976 में कब? उसके पहले आपको याद होगा इमरजेंसी का टाइम था, उसी टाइम पे ये संशोधन हुआ है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपातकाल से जुड़ी हुई हैं वो हुई थी, लेकिन इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। जो अगला जो संविधान का संशोधन हुआ वो हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इस संविधान संशोधन में हुआ क्या था कि हमने जो 42वें संविधान संशोधन में जो जो चीजें की गई थी उन्हीं का ही आगे रेमेडीज, यानी कि उन्हीं के ही उपाय जो किए गए, उन्हीं को कम करने के लिए, उन्हीं को निर्धारित करने के लिए और आपातकाल से जुड़ी हुई सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए इस संविधान संशोधन में व्यवस्थाएं की गई। तो इस संविधान संशोधन में ही ये भी एक प्रस्ताव है 44वें संविधान संशोधन में कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो आप ये पता करिएगा कि जो संविधान में से जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्यों हटाया गया है। ये मेंस में आ चुका है 2018 में। तो आप ये पता कीजिए कि ये इसका क्या कारण है संपत्ति के अधिकार को हटाने का। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? Who had proposed party-less democracy in India? तो दल विहीन प्रजातंत्र से क्या समझते हैं हम? दल विहीन प्रजातंत्र को इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मान लीजिए जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है और दो टीमें, तो अब आप ये समझिए कि जैसे मान लो अगर खिलाड़ी जो भी हैं वो एक दूसरे से साठ-गांठ कर ले, मिल जाएं एक दूसरे से, तो कोई भी हारे कोई भी जीते तो उस चीज का खेल पर बहुत बेकार असर पड़े जो प्रजातंत्र रहता है। तो इस कायदे को बदलने के लिए ही दल विहीन प्रजातंत्र करके एक विचार आया और उसके बारे में हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है। दल विहीन प्रजातंत्र लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों से रहित और दुनिया भर में लोकप्रिय सरकार के पारंपरिक संसदीय और राष्ट्रपति रूपों से रहित, राजनीतिक दलों से रहित। सबसे पहले इस विचार की जो शुरुआत थी वो M.N. रॉय ने की थी, इस विचार की शुरुआत। लेकिन जो हम ऑप्शन देखते हैं उसमें जो ऑप्शन है वो है S.A. दांगे। जो पहला ऑप्शन है हमारा S.A. दांगे, दूसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो S.A. दांगे जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके निर्माता, कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता। और राम मनोहर लोहिया जी हैं वो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता में योगदान देने वाले। तो जो दल विहीन जो प्रजातंत्र है उसका विचार सर्वप्रथम भारत में महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी ने ये विचार दिया था कि राजनीतिक दल इस देश के विकास के लिए किस प्रकार से सहायता नहीं कर पा रहे हैं और दल विहीन प्रजातंत्र किस प्रकार से सहायक है। तो ऑप्शन तो हमारा महात्मा गांधी ही सही होना चाहिए, लेकिन जो इसको आगे बढ़ाया है महात्मा गांधी ने, लेकिन इसको जो सही प्रचलित किया है, जो सही इसके लिए जो कार्यवाही की है और जो कानून इसके लिए जो ठोस बनाए हैं इसको, वो किया है जयप्रकाश नारायण जी। बिहार में कुख्यात जेपी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो जय नारायण प्रकाश द्वारा शुरू हुआ था। उन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ।
तो उन्होंने दल विहीन प्रजातंत्र का बिहार में आंदोलन के समय प्रचार किया, उसको आगे बढ़ाया और इसी तहत आगे जाके दल विहीन कानून, दल बदल कानून भी आए हैं। तो जो हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी और डी दोनों। तो अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई सा भी अगर आप लगा के आए होंगे तो सही हो जाएगा इन दोनों में से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में से मिल जाएगा। एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये डायरेक्ट दल विहीन लोकतंत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से ये आगे बढ़े हैं और किस तरीके से ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन 4 दिए हैं। आर एस निगम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एस के बेदी, ऑप्शन सी बी एस रमादेवी और ऑप्शन डी है जी डी दास। तो जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके जो मुख्य होते हैं, मुख्य आयुक्त, वो कौन हैं? पहली महिला। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बना था 1950 में, तो उस वक्त उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे 1950 से 1958 तक जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे। उसके बाद में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी हैं वो हैं श्री सुनील अरोरा, जो दिसंबर 2018 से निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो थी वी एस रमा देवी। सही आंसर हो जाएगा वी एस रमा देवी। वी एस रमा देवी का जो कार्यकाल था वो था 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990, छोटा कार्यकाल, लेकिन पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वी एस रमा देवी। और उनके बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आए वो थे टी एन शेषन, जो कि 1990 से 1996 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं, रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सरल क्वेश्चन था ये, तो जनरल साइंस का क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का याद करने वाला क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को निर्धारित के कर्तव्य को निर्धारित करता है? Which article of the Constitution prescribe the duties of the Comptroller and Auditor General of India CAG? तो हम देखेंगे इसमें आर्टिकल ऑप्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद 140, 147, 148 और 149। तो जो ऊपर के जो अनुच्छेद हैं 146 और 147, वो अनुच्छेद हमारे उच्चतम न्यायालय से संबंधित हैं। दोनों अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालयों की जो अधिकारी रहते हैं उनके सेवक और व्यय, उनके बारे में बताया गया है, और 1947 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। लेकिन जो 148 और 149 आर्टिकल 140, 147 तो उच्चतम न्यायालय के हो गए, और 148 और 149 वो हो गए कैग के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जो 148 है वो क्या करता है, वो भारत में महालेखा परीक्षक की जो संविधान में जो जरूरत है उसको बताता है। मतलब संविधान में अनुच्छेद 148 महालेखा परीक्षक के लिए है, लेकिन उसके जो कर्तव्य हैं और जो शक्तियां हैं उनका जो वर्णन है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, वो है आर्टिकल
149 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 149 अनुच्छेद 149। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था, अनुच्छेद से था, फिर से संविधान से एक और क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भी संविधान से और ये चौथा क्वेश्चन भी संविधान से, तो संविधान से ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी चीज दे रखी है जो, और ऑप्शन भी इस तरीके से दे रखे हैं कि आपको समझ में नहीं आया कौन सा सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है संवैधानिक मान्यता, इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाली समिति कौन सी? ज्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कि कोई सा क्वेश्चन हो गया कि कौन सी समिति ने शुरू किया था पंचायती राज व्यवस्था, या फिर कौन सी कमेटी थी जिसने इसको आगे बढ़ाया, और कौन सी कमेटी ने इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त करी। द कमेटी विच रिकमेंड दैट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जो हम पंचायती राज व्यवस्था, जो व्यवस्थाओं का जो इतिहास आप देखते हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं का, जो सबसे पहली बार जिस समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत की वो थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उसमें इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के जो शुरुआत की वो उन्होंने 1957 में इस समिति में किया। बलवंत राय मेहता समिति ऑप्शन में नहीं है। अगला देखते हैं, इन्होंने केवल शुरुआत की थी इस समिति की पहली बार। तो अगला जो ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन है वो पहला अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्थाओं पर एक समिति को गठन किया है, और इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो विचार को उसको पुनर्जीवित करा अपनी रिपोर्ट में। तो इन्होंने भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने वाला कार्यक्रम नहीं किया है। अगला जो हम देखते हैं वो है GV.K. राव समिति। 1985 में GV.K. राव समिति आई, और उन्होंने योजना आयोग द्वारा जो GV.K. राव की अध्यक्षता में समिति आई, उन्होंने इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए, और उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम और कई रिपोर्ट पेश करी। तो अगला जो ऑप्शन है GV.K. राव समिति, इसका भी पंचायती राज व्यवस्थाओं में योगदान है, लेकिन संवैधानिक मान्यता जो है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई पंचायती राज व्यवस्थाओं की। तो जो अगला जो समिति आई वो आई ML सिंघवी समिति। ML सिंघवी समिति राजीव गांधी सरकार के वक्त 1986 में। तो उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी ML सिंघवी ने, तो कुछ सालों तक इस पर विचार विमर्श होता रहा, सरकारें बदलती गईं, और आखिरकार इस समिति ने 1992 में जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया और संवैधानिक मान्यता प्राप्त करवाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ML सिंघवी समिति। इसमें जो एक और ऑप्शन दे रखा है के संथानम समिति, ये भ्रष्टाचार के लिए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार के लिए के संथानम समिति बनाई गई थी, भ्रष्टाचार की जांच के लिए। तो ये ऑप्शन तो नहीं है।
अगला जो सही ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ML सिंघवी समिति। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। और फिर से ये क्वेश्चन आया है, आप अगर पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए, और अच्छी बुक जो मैं इसके लिए बताऊंगा वो रहेगी M लक्ष्मीकांत। उसमें बिल्कुल डिटेल में पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है, किस तरीके से वो आगे बढ़ी है उसके बारे में बताया गया है। और ज़्यादा चीज़ों के लिए आप NCERT भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप दोनों ही पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश MPPSC में क्वेश्चन आ गया स्टेडियम के बारे में कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। इस स्टेडियम के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि 200 रन जो पहला दोहरा शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, वो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में ही लगा था। तो इसलिए भी ये स्टेडियम इस तरीके से भी प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रिकेट। सिंपल क्वेश्चन था जनरल नॉलेज का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? When the Madhya Pradesh State Equestrian Academy was established? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 2007। जनरल साइंस का क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, तो कुछ करने का नहीं है। केवल अगर आपने MPG की पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? Which award is related? Which sports award is related to मध्य प्रदेश स्टेट? तो पहला ऑप्शन लक्ष्मण पुरस्कार, ऑप्शन बी गंधर्व, सी एकलव्य और डी अर्जुन पुरस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1997 में। इसके अलावा 2 और खेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो है विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, और एक और पुरस्कार जो है वो है हमारा विक्रम पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार भी दिए जाते हैं खेलों में, लेकिन ऑप्शन में हमारे एकलव्य पुरस्कार है। और इसके अलावा एक विशेष पुरस्कार भी रहता है। तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में खेलों के लिए। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा एकलव्य पुरस्कार। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल क्वेश्चन GS से, MPGS से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? डिसेबल्ड कैटेगरी से कौन से खिलाड़ी को 2018 में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा सोनू गोलकर, वो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं जिन्हें विक्रम पुरस्कार दिया गया। और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो हैं हमारे भीम सोनकर, जिन्हें पावर लिफ्टिंग से संबंधित रहकर विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो अगले पूज वस्त्राकर हैं उन्हें क्रिकेट से सम्मानित, क्रिकेट के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार दिया गया है। और हर्षिता तोमर जो हैं वो सेलिंग श्रेणी से आती हैं और उन्हें सेलिंग के तहत विक्रम पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरीके से चारों ही खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिव्यांग श्रेणी से कौन सा खिलाड़ी आता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सोनू गोलकर। ऑप्शन ए सोनू गोलकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिव्यांग श्रेणी से सोनू गोलकर आती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है?
मुस्कान किरार जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। पूछा गया क्वेश्चन में कि वो किस खेल से बिलोंग करती हैं। तो पहला ऑप्शन है नौकायन यानी कि कायाकिंग, दूसरा है पाल नौकायन यानी कि सेलिंग, तीसरा है तीरंदाजी यानी कि आर्चरी, और चौथा ऑप्शन है एथलेटिक्स। तो मुस्कान किरार जो 17 साल की थी और उन्होंने एशिया कप तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा तीरंदाजी, ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन जनरल स्टडी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो आएगा वो अगले वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और स्टे हेल्थी और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।